The first topic is electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेते हैं किसी एरिया में। सपोज दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और यहाँ एक मेरा सरफेस होता है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। दिस इज माय डेल्टा एस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पास हो रहा है, तो यहाँ पर एक वर्ड डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई से मैं डिनोट करता हूँ। दिस क्वांटिटी विल बी ई वेक्टर डॉट डेल एस। दिस इज माय एरिया वेक्टर, दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो एक क्वांटिटी डिफाइन की गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही साथ एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट रखती हो, और ये फाइनली हमारे पास जो क्वांटिटी आई, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमें बताया कि भाई कितने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास करी एंड टोटल कितने इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ये हमें एक मैग्नीट्यूड, मैथमेटिकली हमें एक रिप्रेजेंटेशन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एरिया के लिए। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। सो अगर मान लीजिए यही सेम एग्जांपल अगर कुछ इस प्रकार आता है कि लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है, बट द एरिया वेक्टर इज माई एरिया इज समथिंग लाइक दिस, इस टाइप में होता है। स्मॉल एरिया डेल एस है, ठीक है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर मेरा कुछ, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इधर के डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बनाया थीटा, इसने एंगल बनाया एक थीटा। तो इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई मल्टीप्लाइड डेल्टा एस एरिया एंड व्हाट, कॉस ऑफ थीटा। ये मेरा एक फॉर्म आया, और ये एग्जैक्टली हमारा इससे भी मैच कर रहा था। इससे मैच कर रहा था मतलब कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हुई, ई, एंड दिस इज एरिया वेक्टर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ होगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो वी हैव अल्टीमेटली ई डेल्टा एस। क्लियर? यानी कि पहला टर्म ये वेक्टोरियली ये हमारा डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम रहती है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ई डेल्टा एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। इन केस अगर इन दोनों के बीच में अगर कुछ एंगल फॉर्म होता है, मतलब ये पोर्शन हमारा इंक्लाइंड रहता है, तो उस केस में ये ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है। अगर इसी को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से देखूं, तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज डेल्टा एस ऑफ कॉस थीटा, यानी कि इस डेल्टा एस का थीटा वाला पोर्शन इसको लिया गया। तो अगर इसको मैं बोलूँ कि इसका प्रोजेक्शन इज दिस पोर्शन, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। इसका प्रोजेक्शन इज दिस पोर्शन मतलब कि इस डेल्टा एस का जो ये डेल्टा एस एरिया, टोटल एरिया है, इसका जो ये प्रोजेक्शन है, इधर वाला जो प्रोजेक्शन है जो डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है वर्टिकली, इसका अगर मैं वेक्टर पोर्शन लूँ, तो वेक्टर पोर्शन इधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा होगा, दिस इज डेल्टा एस, सो ऑटोमेटिकली दिस इज डेल्टा एस cos theta. So we have this वाला portion multiplied by the electric field intensity and this is my, यानी कि एक इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि ई cos थीटा ले लो इनटू डेल्टा एस कर दो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो पोर्शन जो कि इधर के डायरेक्शन में, इधर की तरफ प्रोजेक्शन आ रहा है, इसको मैं केवल डेल्टा एस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये भी मेरा एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है।
तो इस पूरी डेफिनेशन में हमने ये तो नोटिस किया कि दिस इज़ यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इंटेंसिटी डिपेंडेंट है, एरिया डिपेंडेंट है, साथ ही साथ थीटा भी डिपेंडेंट है। थीटा डिपेंडेंट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। डेल्टा एस मतलब कि एरिया बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। सिमिलरली अगर थीटा की बात करें तो थीटा के केस में मान लेते हैं अगर थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये वाला केस हो जाएगा मेरा। अगर थीटा इज़ इक्वल टू मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ और जो एरिया है वो मेरा कुछ ऐसे है, ये मेरा एरिया है। यानी इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर, दिस इज माय डेल्टा एस वेक्टर। तो ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। सो हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, नन। ये तो इस डायरेक्ट इसको टेंजेंशियली इसको टच करते हुए निकल जाएगा, यानी कि इस केस में जो मेरा फ्लक्स होगा दिस इज इक्वल टू 0। और ऐसे फॉर्मूला वाइज भी ई डेल्टा एस, इफ दिस इज डेल्टा एस into cos of 90 degree, so ultimately cos 90 is 0, so finally result is 0। क्लियर। अच्छा अगर थीटा इज इक्वल टू अगर मैं कहूँ दिस इज माई 90 डिग्री 180 डिग्री, उस केस में क्या होगा, सो वी हैव दिस एरिया वेक्टर इधर की तरफ डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज along this direction, so we have phi is equal to E delta S into cos pi 180 degree। E डेल्टा एस दिस इज माइनस, यानी कि जो फ्लक्स आ गया वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टोरियल फॉर्मेट आया, कुछ थीटा के वैल्यूज़ पे इसकी वैल्यूज़ को दिखाया गया। ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि जो फाई होगा, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है, यानी फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एरिया मेरे पास आता है, कोई पर्टिकुलर एरिया आता है जिस पे मेरे को इस पे फ्लक्स फाइंड करना हो, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देती है, तो मैं इंडिविजुअल का अलग अलग पोर्शन का मैं इसका फ्लक्स फाइंड करूँगा। फाई वन, दिस वैल्यू इज फाई टू जो इस एरिया के करस्पॉन्डिंग है, और तीसरा ही इस वाले एरिया के करस्पॉन्डिंग है फाई थ्री, एंड द नेट वुड बी फाई नेट इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। यानी कि केवल इसको सिंपल एडिशन के फॉर्म में हम रखकर अपना नेट उस सरफेस के लिए या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हम अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा फाई वन की वैल्यू मे बी प्लस मे बी माइनस, इसकी वैल्यू भी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, सिमिलर फाई थ्री की भी प्लस और माइनस हो सकती है। क्लियर। तो अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रल के टर्म्स में देखूं, मतलब कोई मेरे को एक क्लोज्ड वॉल्यूम मिल गया कुछ इस शेप का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कुछ दे दी गई, कुछ इस डायरेक्शन में दे दी गई, ठीक। तो मुझे पता है कि इसका हर एक पोर्शन में डेल्टा एस मतलब इसके एरिया, जरूरी थोड़ी कि मेरा हमेशा एरिया जो होगा एक प्लेन सरफेस एरिया हो जिसका पर्टिकुलर वॉल्यूम पर्टिकुलर सरफेस मेरे को पता है। तो मैं एक छोटा सा कोई भी वॉल्यूम ले लूँ, क्योंकि यह यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में क्या है, मैं किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया को ले लूँगा, उसके करस्पॉन्डिंग मैं इसका फ्लक्स को फाइंड करता हूँ डी फाई विच इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्लियर। और इसको थ्रू आउट पूरे वॉल्यूम में मैं या फिर इसकी सरफेस में मैं इसका सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, क्लोज्ड वॉल्यूम जो भी पूरा टोटल वॉल्यूम है उसके ऊपर इसके सरफेस इंटीग्रल मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रल फॉर्मेट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक। तो हमने क्या इसमें देखा है कि इसमें फ्लक्स की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करना है, इसके इंटीग्रल फॉर्म भी देखा, इसका वेक्टोरियल फॉर्मेट भी देखा, और जहाँ भी इस टाइप का सरफेस आएगा जहाँ पर मेरे को लगता है कि भाई ये सरफेस जो है क्लोज्ड वन है और इस पूरे वॉल्यूम पर या पूरे सरफेस के ऊपर में हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना चाहते हैं, तो हम इसको इंटीग्रल के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। क्लियर। जैसे इसके एग्जांपल को एक देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है। चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सपोज मेरा एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर यहाँ पे q चार्ज रखा गया,
ठीक है। टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज अ पॉजिटिव, यानी इसका आउटवर्ड जो नॉर्मल हो, यानी कोई भी सरफेस अगर मैं यहाँ पकड़ता हूँ तो इसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड नॉर्मल को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द इनक्लोज चार्ज। चार्ज मेरे यहाँ सेंटर पे प्लेस है। सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है यानी रेडियस इज आर, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर डिस्टेंस वुड बी बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। अब इस स्मॉल सरफेस में जिसका एरिया जो वेक्टर है ds, इसको मैं नाम देता हूँ। मुझे पता है कि ये क्लोज सरफेस है, मुझे पता है कि हर एक पार्ट जो होगा वो एक अलग डायरेक्शन दे रहा होगा, लेकिन ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है प्लस चार्ज के केस में, जो कि बाहर निकल रही होती है, बाहर निकलने के साथ ये रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसका एरिया वेक्टर यानी ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर केस में दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। इवन अगर मैं एरिया इधर की साइड भी लेता हूँ, इधर की साइड भी लूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, सो ऑटोमेटिकली द थीटा वुड बी 0 डिग्री। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसका डी फाई यानी फ्लक्स स्मॉल एरिया के केस में निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ds जो एरिया और कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है। तो ये ds के केस में मैंने इसका स्मॉल फ्रैक्शन जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो मैंने निकाल दिया। ठीक। इसी को अगर मान लीजिए मैं इस पूरे सरफेस के लिए, यानी फाइनली वी हैव q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस इज माई ds। इसको अगर मैं पूरे सरफेस पे इसको इंटीग्रेट कर दूँ थ्रू आउट सरफेस के लिए, तो मुझे पता है क्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, दिस इज कांस्टेंट, सो आर स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, सो दिस एरिया दिस ds इसी का सरफेस इंटीग्रल हम यहाँ कर सकते हैं, और वी हैव द फाइनेट फाइनली, क्योंकि हमने क्या किया, डी फाई को भी इंटीग्रेट कर दिया थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है। तो वी हैव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी नहीं चाहिए, आर रखी हुई है। आर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बिकॉज आर डिस्टेंस पे ही पूरे स्फेरिकल सरफेस है, और ये जो पूरा स्मॉल एरिया का स्मॉल इस सरफेस का मैं अगर इंटीग्रल ले रहा हूँ यानी पूरे सरफेस पे, तो इसकी वैल्यू आती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माई आंसर। इस केस में हमारे पास जो आंसर है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज चार्ज, तो ये हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज यूनिफॉर्म। ओके, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस विद द एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। मतलब इसका जो एक्सिस होगा इस सिलेंडर का, वो पैरेलल टू द फील्ड है। और इसने किस पे पूछा, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू सिलिंड्रिकल सरफेस। तो ये वो जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हमारा, दिस इज माय सिलिंड्रिकल सरफेस। तो इसके किसी भी पोर्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग है, इसके किसी भी एरिया वाले पोजीशन पर मैं जाऊँ, लाइक सपोज ये मैं इसके एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो ऑब्वियसली ये ds ऊपर की तरफ होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। सपोज इधर वाला जो पोर्शन होगा, कर्व वाला जो पोर्शन होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ कहीं होगा। ठीक है। नीचे वाले को अगर हम देखो तो ये नीचे की तरफ होगा इधर कुछ। सिमिलरली पीछे की साइड में अगर उधर की तरफ देखूँ, तो वो भी किधर होगा, उधर की साइड में कहीं होगा। तो इसका जो हर एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म और इसके एक्सिस से पास हो रहा है, तो उसके हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये हो चाहे नीचे वाला हो, चाहे इवन सरफेस के इधर इधर वाले सरफेस पर हो, वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एक के लिए मैं बात करूँ, तो इस केस में मैं फाई की वैल्यू कह सकता हूँ, डी फाई की वैल्यू कह सकता हूँ, ई कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो यूनिफॉर्म है। डी एस चलो एरिया एंड द कॉस ऑफ 90 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली वी हैव डी एस इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो फ्लक्स, सिमिलरली अगर इसको मैं पूरे का पूरे सरफेस के लिए इसका समेशन कर दूँ,
या फिर इसको इंटीग्रेट कर दूँ उस पूरे थ्रू आउट सरफेस के, तो इस केस में भी मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 ही रहेगी। सो तो आंसर इज़ अल्टीमेटली क्या है? 0। क्लियर?